बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 18 में सेक्शन 234 से लेकर 247 तक के प्रोविजन दे रखे हैं चार्जेस के बारे में। इनके बजाय सीआरपीसी में होता था चैप्टर नंबर 17, जिसमें दे रखे होते थे सेक्शन 211 से लेकर 224 तक के प्रोविजन। तो सीआरपीसी के प्रोविजन का अगर आपको वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगा आई बटन पे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस के इन प्रोविजन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है जिसके बारे में ये चैप्टर बात करता है उसका मतलब क्या है। बीएनएसएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एफ में चार्ज को डिफाइन करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर चार्ज कंटेन करता है मोर हेड्स देन वन, यानी कि अगर मल्टीपल ऑफेंसेस का एक्यूज के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि जो एक्यूज है मान लो उसने किया है रॉबरी, मर्डर, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड ग्रीवस हर्ट, तो चार्ज में इंक्लूड होगा एनी हेड ऑफ चार्ज, यानी कि हर एक इंडिविजुअल ऑफेंस जो है वो एक हेड ऑफ चार्ज माना जाएगा और वो इंक्लूड होगा चार्ज में। बताओ इससे आपको क्लियर हो रहा है कि चार्ज का मतलब क्या है? नहीं ना, बस ये ऐसी है, इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। चार्ज का मतलब है एक्यूजेशन या कह लो इल्जाम। ऐसा नहीं बोलते अरे इसने चोरी कर ली, इसने मर्डर कर दिया, ये क्या है, ये इल्जाम है। बट यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसे वाले इल्जाम या कह लो एक्यूजेशन है, ये वैसे वाले एक्यूजेशन या इल्जाम है जो कि आप और मैं नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो लगा रही है फॉर्मली कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट। बीएनएसएस में सेकंड शेड्यूल में जो फॉर्म नंबर 33 दे रखा है उसको कंसीडर करते हुए क्या कि ये इल्जाम, ये एक्यूजेशन की जो एक्यूज्ड है उसने बीएनएस या किसी अदर लॉ के तहत ये फला फला ऑफेंस कमिट कर दिया है। एक बार अगर आप फॉर्म नंबर 33 देख लोगे ना सेकंड शेड्यूल में जो दे रखा है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चार्ज है क्या। और जब भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट इस तरह से फॉर्मली एक्यूजेशन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं चार्ज, इस चीज को ना हम ये भी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्रिमिनल प्रोसीडिंग की वो स्टेज होती है जो कि इंक्वायरी एंड ट्रायल इन दोनों को अलग करती है। कैसे? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो भी प्रोसीडिंग चलती है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष उसको तो हम कहते हैं इंक्वायरी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद जो चलेगी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोसीडिंग उसको हम कहेंगे ट्रायल। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज को किया जाएगा अब ट्रायल, उसके बारे में एक्यूज को पता तो चल जाए कि आखिर उसको क्यों बुलाया जा रहा है, वो अपनी डिफेंस वगैरह तो प्रिपेयर कर ले। तो एक तरीके से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये जो चीज है ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को कंप्लाई करती है और अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फेयर ट्रायल का राइट है उसको इंश्योर करती है। अब चैप्टर 18 में सेक्शन 234 जो सबसे पहले दे रखा है वो बताता है कि जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है तो वो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करती है। तो उसमें वो बताती है कि एक्यूज के ऊपर किस ऑफेंस का चार्ज लगा है। अगर उस ऑफेंस का किसी लॉ में कोई नाम दे रखा है तो वो स्पेसिफिक नेम मेंशन करा जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है तो तब उस ऑफेंस का उतना डेफिनेशन मेंशन करा जाता है चार्ज में जितना कि जरूरी है एक्यूज को ये बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि किस चीज का उसके अगेंस्ट चार्ज लगा है। जैसे कि जो मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यूजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उनका अगर चार्ज लगाया जा रहा है एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट तो तब ये टर्म्स उनके लिए यूज करी जा सकती है उनकी डेफिनेशन यूज करने के बजाय। ओके, हालांकि जिस भी सेक्शन में ये पनिशेबल है वो सेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा चार्ज में, जिस लॉ के तहत वो ऑफेंस बनाया गया है। जैसे कि बीएनएस के सेक्शन 217 सबसेक्शन 2 का चार्ज लगा रहे हैं तो तब मेंशन करना पड़ेगा भारतीय न्याय संहिता, ये स्पेसिफिक लॉ, और साथ ही ये सेक्शन जिसके तहत चार्ज लगाया जा रहा है, और साथ ही ये चीज की उस ऑफेंस के लिए जो भी लीगल कंडीशन जरूरी है जिनकी वजह से वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो इस पर्टिकुलर केस में पूरी फुलफिल हो रही है। और ये सब चीजें जो चार्ज में लिखी जा रही है, जो चार्ज फ्रेम करे जा रहे हैं, ये राइटिंग में कोर्ट की लैंग्वेज में किए जाएंगे फ्रेम। एंड लास्ट पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है ये हम कह सकते हैं चार्ज का स्पेसिफिक कंटेंट, जो कि ये कह रहा है कि अगर एक्यूज प्रीवियसली कॉन्विक्ट हो चुका है और अब नेक्स्ट टाइम जब उसको ट्राई किया जा रहा है ऑफेंस के लिए तो प्रीवियस कॉन्विक्शन की वजह से वो अब की बार ज्यादा पनिशमेंट के लिए लायबल होगा या डिफरेंट पनिशमेंट उसको दी जानी चाहिए, तो फिर उसका प्रीवियस कॉन्विक्शन प्रूव करना पड़ेगा ना, ताकि जो अब सब्सिक्वेंटली पनिशमेंट मिलेगी उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसलिए प्रीवियस कॉन्विक्शन के बारे में भी चार्ज में मेंशन करना पड़ता है, प्रीवियस कॉन्विक्शन के फैक्ट, डेट, प्लेस। और अगर नहीं मेंशन किया है तो तब ये इंफॉर्मेशन कोर्ट एक्यूज के अगेंस्ट सेंटेंस पास करने से पहले कभी भी ऐड करवा सकती है।
और चार्ज में ये जो इंफॉर्मेशन प्रीवियस कॉन्विक्शन के बारे में मेंशन करी जाती है, इसके ऊपर कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी गौर करती है जब वो एक्यूज को कॉन्विक्ट कर रही होती है। उससे पहले किसी भी स्टेज पर उस पर गौर नहीं फरमाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक कंटेंट अगर हम देखें तो सेक्शन 235 कहता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो जिस टाइम पर हुआ, जिस जगह हुआ, जिस पर्सन के अगेंस्ट हुआ या फिर अगर किसी चीज के अगेंस्ट हुआ तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा चार्ज में, जितना रीजनेबली सफिशिएंट हो एक्यूज को क्लियर नोटिस देने के लिए कि उसके ऊपर किस चीज का चार्ज लगा है। लाइक ऐसे अमू के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है कि उसने जीनत को देहरादून में 22 जून 2025 को मर्डर कर दिया। मतलब इस तरीके से वो पर्सन मेंशन करना पड़ेगा चार्ज में, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, जिस जगह पर हुआ वो मेंशन करनी पड़ेगी, और जिस तारीख को जिस टाइम पर हुआ वो मेंशन करना पड़ेगा। वहीं अगर चार्ज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन वाले ऑफेंस से रिलेटेड है, किसके संबंध में, मनी के संबंध में, तो उस मनी का ग्रोस सम मेंशन कर दो कि टोटल इतना पैसा था जिसके संबंध में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन वाला ऑफेंस हुआ है। वहीं अगर ये ऑफेंस हुआ है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, तो तब उस मूवेबल प्रॉपर्टी की जो भी जनरल डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो मेंशन कर दो। हर एक इंडिविजुअल आइटम मेंशन करने की जरूरत नहीं है चार्ज में, और हर एक डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहले 18 जनवरी हुआ था, फिर उसके बाद ये 22 जून को हुआ, फिर 26 जून को हुआ, फिर 13 अक्टूबर को हुआ, फिर 21 अक्टूबर को किया गया, फिर 7 दिसंबर को किया गया, फिर 11 दिसंबर को किया गया, फिर 12 दिसंबर को किया गया, फिर 25 दिसंबर को किया गया ना। ये सारी तारीख मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मेंशन करो 18 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर के बीच में ये ऑफेंस किए गए। जिन डेट्स के बीच में हुआ वो डेट्स मेंशन कर दो। ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट के बीच में 1 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 236 बीएनएसएस का ये बताता है कि सेक्शन 234 एंड 235 में जो हमने चार्ज के कंटेंट पढ़े वो चार्ज में भले ही मेंशन कर दिए हैं, बट उनसे ना सफिशिएंटली एक्यूज को नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर उसके अगेंस्ट किस ऑफेंस का चार्ज लगा है। तो तब ऑफेंस उसने करा किस तरीके से है, उस ऑफेंस को कमिट करने का तरीका भी चार्ज में मेंशन करना पड़ेगा। किस तरह के ऑफेंसेस में ऑफेंस को कमिट करने का तरीका मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि चीटिंग वाला ऑफेंस हो गया, फॉल्स एविडेंस देने वाला ऑफेंस हो गया, पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला ऑफेंस हो गया। वही जो थेफ्ट और मर्डर इस तरह के ऑफेंस होते हैं वहां पर ऑफेंस को कमिट करने का तरीका मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। सीधे सीधे अगर चार्ज में लिख दे हम इन वाले ऑफेंसेस में कि ऑफेंस करा है, तो एक्यूज ये कह सकता है कब, मतलब कैसे कैसे करी मैंने चीटिंग, कैसे मैंने फॉल्स एविडेंस दिया। तो बताना पड़ता है कि भाई इस तरीके से आपने चीटिंग करी, आपने इस तरीके से फॉल्स एविडेंस दिया, आपने इस तरीके से पब्लिक ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट करा। ये जब भी मैं पढ़ती ना मुझे अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट ध्यान आता है। एक बार मेरे पेरेंट्स हाईवे पे से जा रहे होते हैं बाइक से, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद पापा के पास मैसेज आता है कि आपका ना चालान हो गया। मेरे पापा ने उसको पूरा पढ़ा भी नहीं, मेरे पापा ने सीधा मेरे को बुलाया कि जीना तू स्कूटी कैसे लेके गई कि चालान हो रखा है। आई वाज लाइक कि आपके नंबर पे क्यों आएगा अगर मेरी स्कूटी का चालान होगा। तो पापा कहने लगे बात तो सही है। फिर उसको थोड़ा सा और पढ़ा तब पापा को पता चला कि बाइक का चालान हुआ है। फिर मेरे पापा मेरे भाई को बुलाए, इधर आ, तू बिना हेलमेट के लेके गया था बाइक, या तूने रेड लाइट जब ऑन हो रखी थी तब क्रॉस कर लिया था। मेरा भाई बोल रहा है कि मतलब माजरा क्या है कि देख चालान करवा दिया तूने। मेरा भाई कब, कहाँ, कैसे? मैं तो इतने टाइम से बाइक लेकर भी नहीं गया हूँ, लास्ट टाइम आप ही लेकर गए थे। चलो ठीक है, जिसने भी कराया होगा भर देंगे चालान। बट पापा हमें सुनाने पे लगे हुए, तुम तमीज से नहीं रहते, तुम तमीज से नहीं काम करते हो, ये वो सो पता नहीं क्या क्या। फिर क्या होता है, चालान की जब भाई स्लिप निकालता है तो उसमें मम्मी पापा की उड़न खटोले पे फोटो आ रही थी, मतलब बाइक पे ऐसे जा रहे हैं, छोटी सी फोटो आ रही, मम्मी पीछे बैठी हुई, उन्होंने हेलमेट ही नहीं लगा रखा। दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से चालान हुआ था, और वो चीज मेंशन है चालान में, किस तरीके से आप ड्राइव कर रहे थे, इस वजह से आपका चालान हुआ है। अब वो पापा को ले जाके दिया, पापा चुप। और हमें मनी मन मतलब बड़ी खुशी हुई किस चीज की, कि हमारे ऊपर से इल्जाम हटा, वरना पापा तो हमें ये कह के मार देते कि हमने चालान करवा दिया। इसीलिए सेक्शन 236 भी कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जहां पे सेक्शन 234, 235 में जो कंटेंट बताए गए उनसे काम नहीं चलेगा। ऑफेंस किस तरीके से कमिट किया गया ये भी बताना पड़ेगा चार्ज में। कौन से है वो ऑफेंस, ये वाले ऑफेंस ध्यान रखना है। किन में नहीं बताना, जैसे थेफ्ट वाला ऑफेंस हो गया, मर्डर वाला ऑफेंस हो गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। सेक्शन 237 ये कह रहा है सिंपल सी बात कि जिस भी चीज का चार्ज लगाया जाता है वो चीज जिस भी लॉ में मेंशन है, जिस भी लॉ के तहत वो पनिशेबल है, वहां पे उसका आखिर मतलब क्या है उसको उसी हिसाब से समझा जाएगा। जैसे कि मान के चलो मर्डर का चार्ज लगाया गया, तो मर्डर का मतलब कहाँ बता रखा है, बीएनएस में बता रखा है, बीएनएस के सेक्शन 101 में और 103 में वो पनिशेबल है। तो वहां पे मर्डर का जो भी सेंस बता रखा है वही सेंस यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। इतनी सी बात है यहाँ पे।
सेक्शन 238 ये बताता है कि चार्ज में अगर कोई एरर या ओमिशन हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। ये कहता है कि चार्ज में ऑफेंस मेंशन करते हुए या चार्ज के जो भी पर्टिकुलर्स मेंशन करने होते हैं वो मेंशन करते हुए कोई एरर या कह लो कोई गलती हो जाए या कोई चीज मेंशन करनी थी बट नहीं मेंशन करी, उसका ओमिशन हो जाए, तो तब वो चीज उसको ना मटेरियल कंसीडर नहीं किया जाता है मामले की किसी भी स्टेज पर। कब तक? जब तक कि उस वजह से एक्यूज इनफैक्ट मिसलेड ना हुआ हो, भुलावे में ना पड़ा हो, और साथ ही उससे फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो। जब तक ये चीज नहीं है तब तक उस एरर को, उस ओमिशन को मटेरियल ही नहीं समझा जाएगा, उसका उतना इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मेरे ऊपर चार्ज लगता है कि मैंने क्या किया है, मर्डर करा है अमू का 22 जून को 2025 में, बट एक्चुअल में मैंने मर्डर तो किया था 26 जून को 2025 में, लेकिन चार्ज में मेंशन कर दिया है 22 जून, तो मुझे उतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। भले ही 22 जून मेंशन है, जब कल के दिन उस चार्ज के संबंध में ट्रायल वगैरह चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, मैं प्रॉपरली जा रही हूँ, जब मैं डिफेंस में पेश हो रही हूँ तब जो मेरे को एविडेंस देने जरूरी है मैं वो दे रही हूँ, अपने विटनेसेस को भी बुला रही हूँ, मतलब सब चीजें में, यानी कि ये डिफेक्ट होने के बावजूद भी जो प्रोसीडिंग है वो मक्खन की तरह चल रही है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं किसी भी भुलावे में नहीं पड़ी हूं और ना ही फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो इन दैट सिचुएशन ये जो एरर हुआ है इससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर एक और फैक्ट आप मेंशन कर दो, क्या कि मैंने 22 जून को मर्डर किया था किसका, एक्स का, और 26 जून को मैंने करा था अमू का मर्डर, तो होता यह है कि अमू के मर्डर के अगेंस्ट जो चार्ज लगाया गया उसमें इन्होंने मेंशन कर दिया 22 जून। इसीलिए कल के दिन क्या होता है, जब इस मैटर के संबंध में कार्रवाई हो रही है, तो मैं 22 जून को मर्डर करा था मैंने एक्स का, तो उसके संबंध में जो मुझे एविडेंसेस देने थे, जो विटनेसेस लेकर आने थे, मैं वो लेकर आ रही हूँ। कौन से मैटर में? अमू वाले मैटर में। क्यों? क्योंकि 22 जून उन्होंने मेंशन करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं भुलावे में पड़ गई, मुझे कंफ्यूजन हो गई, तो तब ये एरर मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। और अगर अभी तक मैटर में जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस नहीं किया गया है, तो तब अंडर सेक्शन 239 चार्ज में ऑल्टरेशन करे जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड कर ली गई थी, सेंटेंस पास कर लिया गया था या कोई ऑर्डर दे दिया गया था, चार्ज में एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी होने के बावजूद, और उससे अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो तब कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ कंफर्मेशन, कोर्ट ऑफ रिवीजन उसको कंसीडर कर सकते हैं इस ग्राउंड पे। ओके, ये कहता है सेक्शन 510, जिसको आपने सेक्शन 238 के साथ पढ़ना है। यहाँ पे जो आपको नोट्स लिखे हुए मिलेंगे उसमें 511 लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको ना आप करेक्ट कर लेना, 510 कर लेना। ओके, अब सेक्शन 239 क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि कोर्ट किसी भी टाइम बट बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट क्या कर सकती है, चार्ज को ऑल्टर कर सकती है, उसमें कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर सकती है, और जो भी ऑल्टरेशन एंड एडिशन वगैरह करे जाएंगे और एडिशन वगैरह करे जाएंगे उनको पढ़कर एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज को, ताकि उसको भी पता चले कि क्या चीजें करी गई हैं ऑल्टर, क्या चीजें ऐड करी गई हैं चार्ज में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द कंप्लायंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जो ऑल्टरेशन या एडिशन चार्ज में करे गए हैं उनसे अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है एक्यूज को जब वो अपनी डिफेंस में पेश हो रहा है तब, या फिर प्रोसिक्यूटर को इन कंडक्टिंग द केस, तो तब प्रोसीडिंग को आगे कोर्ट कंटिन्यू कर सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जो ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज है वो वही है जो कि पहले फ्रेम करे गए थे। लेकिन वहीं अगर जो ऑल्टरेशन या एडिशन किया गया उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या तो एक्यूज को या फिर प्रोसिक्यूटर को, तो तब कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है, या तो न्यू ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है, या फिर उतने पीरियड के लिए जितना कि जरूरी है जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसको दूर करने के लिए, उतने पीरियड के लिए ट्रायल को एडजर्न कर सकती है। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि जो चार्ज ऑल्टर या ऐड करे गए हैं वो अब ऐसे ऑफेंस के संबंध में सामने आए हैं हमारे, जिनमें ना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ती है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो सेक्शन 217 ऑफ बीएनएसएस का, जिसमें से हम एक एग्जांपल इसका डिस्कस करेंगे सबसेक्शन 3 वाला, जो कि कहता है कि अगर किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई है जिसके लिए पनिशमेंट 2 साल से कम की है, तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी होती है कि रिटर्न कंसेंट ले ली गई हो स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। वही जो 2 साल से ऊपर के लिए पनिशेबल ऑफेंस होते हैं उनको करने के लिए अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई है तो वहां पे इस तरह की सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मान के चलो कि चार्ज जो पहले फ्रेम करे गए थे वो थे 2 साल से ऊपर के लिए पनिशेबल
ऑफेंस की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। बट बाद में कोर्ट ने पाया कि नहीं, 2 साल से कम वाली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इन दैट सिचुएशन जब चार्ज को चेंज करा गया, 2 साल तक की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले दायरे में लाया गया, तो उसके संबंध में प्रोसिक्यूशन को शुरू करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एज पर सेक्शन 217 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस। तो तब उस ऑल्टर्ड और एडिड चार्ज पे कोर्ट तब तक आगे प्रोसीड नहीं करेगी जब तक कि ये जो सैंक्शन लेने वाली रिक्वायरमेंट है, रिटर्न कंसेंट लेने वाली रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा ना कर दिया जाए। अगर सैंक्शन पहले से ले रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 239 में एडिशन और ऑल्टरेशन चार्ज में करने के लिए जो कोर्ट को पावर दे रखी है, इसमें जो ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं चार्ज, उनको डिलीट करने की पावर नहीं दे रखी है। एक बार चार्ज जो फ्रेम हो जाते हैं ना, उनका रिजल्ट होता है क्या कि उनके संबंध में या तो एक्यूज होगा एक्विट या फिर होगा कॉन्विक्ट। उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अंडर सेक्शन 239 ऑफ बीएनएसएस, क्योंकि ट्रायल के बीच में उनको डिलीट करने की अंडर सेक्शन 239 कोर्ट को पावर नहीं है। ये कहा गया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वर्सेस राजकुमार अरोड़ा 2025 के केस में। वही सेक्शन 240 ये कहता है कि जब ट्रायल कमेंस होने के बाद कोर्ट चार्ज में कोई भी ऑल्टरेशन या एडिशन करती है अंडर सेक्शन 239 ऑफ बीएनएसएस, तो तब इसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर को एंड एक्यूज को कोर्ट अलाउ करेगी उन विटनेसेस को वापस से बुलाने के लिए, रीसमन करने के लिए, जो कि ऑलरेडी एग्जामिन किए जा चुके हैं, और जो ऑल्टरेशन और एडिशन हुआ है चार्ज का, उनके संदर्भ में, उनके संबंध में उन विटनेसेस को री एग्जामिन करने के लिए भी। लेकिन अगर जो रिक्वेस्ट करी गई है कोर्ट के पास ऑलरेडी एग्जामिन हुए विटनेस को दोबारा से बुलाने की, रीसमन करके री एग्जामिन करने की बाय द प्रोसिक्यूटर और एक्यूज, इस रिक्वेस्ट को कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है जब कोर्ट के पास रीजंस हैं जिनको वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी, जिनकी वजह से वो ये बिलीव करती है कि ये जो रिक्वेस्ट करी गई है, ये करी गई है विक्सेशन के लिए, डिले करने के लिए या एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करने के लिए। इसके अलावा कोर्ट के पास खुद की भी ये पावर है कि कोई भी फर्दर विटनेस जो कोर्ट को लग रहा है जरूरी, उसको वो बुला सकती है यहाँ पे। तो ये जो सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 240, इसको ना आप रिलेट कर सकते हो बीएनएसएस में दिए गए सेक्शन 348 से और साथ ही बीएसए में दिए गए सेक्शन 168 से। तो ये तो हो गया पहला पोर्शन चैप्टर नंबर 18 का। अब चैप्टर नंबर 18 में दूसरा पोर्शन आता है जॉइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में। जॉइंटर ऑफ चार्जेस का मतलब होता है जो भी मतलब ऑफेंसेस किए हुए हैं उन सभी का एक साथ चार्ज लगा के एक साथ ट्रायल करना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा एक्यूज के राइट को सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है ताकि एक्यूज को ज्यादा इनकन्वीनियंस ना हो और साथ ही अननेसेसरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को प्रिवेंट किया जा सके। बट जॉइंटर ऑफ चार्जेस करने से पहले हमारे पास एक जनरल रूल आता है जो दिया गया है सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस में। क्या कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का अलग अलग चार्ज लगाया जाएगा और अलग अलग ट्रायल किया जाएगा। डिस्टिंक्ट ऑफेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, जो एक दूसरे से अलग हैं, जो एक दूसरे से किसी भी तरीके से सेम नहीं है, जो किसी भी तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 में कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का जिसका कोई पर्सन एक्यूज है सेपरेट चार्ज बनेगा और हर एक सेपरेट चार्ज जो बनाया गया है उसका अलग अलग ट्रायल होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एक एक्यूज है किसी एक ओकेशन पे थेफ्ट कमिट करने का एंड अनदर ओकेशन पे ग्रीवस हर्ट करने का। एग्जाम्पल के लिए ए पर्सन ने क्या किया, एक्स के घर में चोरी करी 22 जून 2025 को। फिर ए ने वाई को ग्रीवस हर्ट दिया 26 जून 2025 को। ये दोनों अलग अलग ऑफेंस है, ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए जो ए है उसके ऊपर इन दोनों ऑफेंसेस का अलग अलग चार्ज लगाया जाएगा और इन अलग अलग लगाए गए हुए चार्जेस के लिए उसको अलग अलग ट्राई किया जाएगा। यह है जनरल रूल सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ। लेकिन इस जनरल रूल के एक्सेप्शंस हैं, जिनमें से पहला एक्सेप्शन तो सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में दे रखा है। क्या? अगर एक्यूज चाहे तो वो रिक्वेस्ट लगा सकता है कि जिन भी ऑफेंसेस का उसके अगेंस्ट चार्ज लगाया जाना है उनका ना एक साथ ही लगा दिया जाए चार्ज, यानी जॉइंटर ऑफ चार्जेस कर दिया जाए। फिर मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि ऐसा करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा एक्यूज के ऊपर। अगर नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जॉइंटर ऑफ चार्जेस कर देगा। बाकी एक्सेप्शन इस जनरल रूल के दे रखे हैं सेक्शन 241 सबसेक्शन 2 में। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन 242, 243, 244, 246। ये सारे सेक्शन इस जनरल रूल का एक्सेप्शन तैयार करते हैं।
ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 242, 243, 244 ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें एक एक्यूज के जो मल्टीपल ऑफेंसेस हैं उनके चार्जेस को एक साथ ज्वाइन करके एक साथ ट्रायल करने का प्रावधान दे रखा है। वही जो आपका सेक्शन 246 है, इसमें डिफरेंट एक्यूज हैं जिनके ऑफेंसेस का एक साथ चार्ज लगा के एक साथ ट्रायल किया जा रहा है। और ये जितने भी सारे एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल के, इन एक्सेप्शंस में जैसे कि जॉइंटर ऑफ चार्जेस हो रहा है, देन एक साथ ट्रायल किया जा रहा है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये सेक्शंस में दिए गए एक्सेप्शन इनेबलिंग नेचर के हैं, मैंडेटरी नहीं है। इनको एक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता है। ओके, ये कहा गया था रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1965 के केस में। अब यहाँ पे ना एक चीज पे और आप ध्यान दो, जो हमने सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 में जनरल रूल पढ़ा, उसके जो हमने एक्सेप्शन देखे जो कि मेंशन है सेक्शन 241 सबसेक्शन 2 में, कौन कौन से सेक्शन मेंशन है? सेक्शन 242, 243, 244 एंड 246। यहाँ पे बीच में ना 245 नहीं मेंशन है। कभी एग्जाम में अगर पूछे और आप ये भी लिख कर आ जाओ, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे जितने भी सेक्शंस आएंगे 242 से लेकर 247 तक, वो सारे हम इस चैप्टर के जो रह गए हैं अब सीरीज में डिस्कस करते चलेंगे। ओके, इनमें से सिर्फ सेक्शन 242, 243, 244, 246 ही है एक्सेप्शन उस जनरल रूल का जो हमने सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया, इस वाले एक्सेप्शन के अलावा। ओके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स, और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेज कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेज करना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी को जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेज करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। सेक्शन 242 ये कहता है कि जो ऑफेंसेस होते हैं सेम काइंड के, जो 1 साल के भीतर करे गए, जब पहली बार करा गया और जब लास्ट टाइम करा गया और जो बीच में करे गए, वो जो पूरी चीज है वो 1 साल के अंदर हुई है, तो उन सभी को ना एक साथ चार्ज करके एक साथ ट्राई किया जा सकता है। यानी कि जब कोई पर्सन एक से ज्यादा सेम काइंड के ऑफेंस कमिट करता है, जब उसने फर्स्ट ऑफेंस किया और जो लास्ट ऑफेंस किया ये किया है उसने 12 महीनों के अंदर, तो तब उनमें से किन्हीं भी ऑफेंसेस को जिनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम 5, ठीक है, क्या किए जा सकते हैं? एक साथ चार्ज लगा के एक साथ ट्राई किए जा सकते हैं। पहले ये संख्या 3 हुआ करती थी, अब इन्होंने यहाँ पे 5 कर दिया है। तो मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस जो 1 साल के भीतर किए हैं किसी पर्सन ने सेम काइंड के, उनको एक साथ चार्ज करके एक साथ उनके संबंध में एक्यूज को ट्राई किया जा सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि उसने वो ऑफेंसेस सेम पर्सन के अगेंस्ट करे हैं या डिफरेंट पर्सन के अगेंस्ट करे हैं। और सेम काइंड का मतलब क्या है? सेम काइंड का मतलब है उन ऑफेंसेस से जो कि सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से सेम सेक्शन ऑफ बीएनएस में या किसी अदर स्पेशल और लोकल लॉ में पनिशेबल होते हैं। और उन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट का अगर अटेम्प्ट एक ऑफेंस है तो उस अटेम्प्ट को भी हम इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे। एक और बात जो इन्होंने प्रोवाइजो में आगे क्लियर की है जो कि आपने ध्यान रखनी है कि सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 में आपको जैसे कि पता ही होगा थेफ्ट वाले ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मेंशन है। सेक्शन 305 में ड्वेलिंग हाउस में जो करा जाता है थेफ्ट, उसके लिए पनिशमेंट मेंशन है। तो कह रहे हैं कि सेक्शन 242 के पर्पस के लिए इनको ना सेम काइंड का ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 243 ऑफ बीएनएसएस ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस के बारे में बात करता है। ये हेडिंग आपने ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट करा है, किस तरीके से? इस तरीके से कि वो एक सीरीज ऑफ एक्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन रहा है। मतलब एक सीरीज में सेम ट्रांजेक्शन में उसने वो मल्टीपल ऑफेंसेस करे हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने करे हैं, किस टाइम पर करे हैं।
अगर वो सीरीज ऑफ एक्ट में इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन रहे हैं, तो उन सभी ऑफेंसेस का एक साथ चार्ज लगा के एक ही ट्रायल में उस पर्सन को ट्राई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पर्सन जा रहा होता है अपनी अटैची लेके, जब उसको सर्च करा जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसकी अटैची में से निकलता है हीरोइन ड्रग, एंड सब्सिक्वेंटली उसके घर से भी 2 किलो हीरोइन निकलती है ड्रग। और इस चीज का पता चलता है जब उससे पूछताछ करी जाती है तब। तो ये जो हीरोइन की रिकवरी हुई पहले जब वो जा रहा था तब उसकी अटैची से, फिर बाद में उसके घर से, इसको हम सिंगल ट्रांजेक्शन की रिकवरीज मानेंगे और इन सभी का एक साथ चार्ज लगा के एक ही ट्रायल में उस पर्सन को ट्राई किया जा सकेगा। एक और एग्जांपल देखो, एक पर्सन एक ही घर में 3 मर्डर करता है और थोड़ी देर बाद किसी अनदर घर में एक चौथा मर्डर और कर देता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि फैमिली में जो पार्टीशन हुआ था प्रॉपर्टी का वो उससे डिससेटिस्फाई था। तो ये जो चारों मर्डर उसने किए, ये एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसलिए उस सभी ऑफेंसेस को एक साथ चार्ज लगा के इस पर्सन को एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। बाकी ये सेक्शन की ना बेरिक से भी आप कुछ एग्जांपल्स पढ़ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 में चार्ज लगाया जाता है या फिर सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 में चार्ज लगाया जाता है, एंड दैट पर्सन इज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट टू फैसिलिटेट और कंसील सच ऑफेंस, उसने वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, छुपाने के लिए अगर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट वाला ऑफेंस भी किया था, तो उस ऑफेंस को भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस के साथ चार्ज लगा के ट्राई किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस दे रखा है सेक्शन 316 में, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस दे रखा है सेक्शन 314 में, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट वाला ऑफेंस दे रखा है सेक्शन 344 ऑफ बीएनएस में। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जो एक्ट करे हैं एक्यूज ने, वो जो ऑफेंस बना रहे हैं, वो ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा सेपरेट लीगल डेफिनेशन में अगर फॉल हो रहा है तो तब उस हर एक ऑफेंस के लिए एक साथ चार्ज लगा के एक्यूज पर्सन को एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर सेवरल एक्ट जो कमिट करे हैं एक्यूज ने, वो हर एक एक्ट अपने आप में एक अलग ऑफेंस बना रहे हैं और जब उन सभी को एक साथ मिला रहे हैं तो तब वो डिफरेंट ऑफेंस बना रहे हैं। तो उन सभी का जो कंबाइंड ऑफेंस बन रहा है उस ऑफेंस के लिए और जो अलग अलग ऑफेंस बन रहे हैं हर एक इंडिविजुअल एक्ट के, उन ऑफेंस के लिए क्या किया जा सकता है? एक साथ चार्ज लगा के एक्यूज पर्सन को ट्राई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कमिट करता है रॉबरी वाला ऑफेंस बी के अगेंस्ट और साथ साथ में वो बी को वॉलंटरली हर्ट भी कॉज करता है, और रॉबरी वाला जो ऑफेंस है, जैसे कि आपको पता ही है, सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में पनिशेबल है, और अगर रॉबरी करा जाता है उसके साथ साथ वॉलंटरली हर्ट कॉज करके, तो तब सेक्शन 309 सबसेक्शन 4 में पनिशमेंट के लिए लायबल होते हैं बीएनएस में। तो ये रॉबरी एंड वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो तब ऑफेंस बन रहा है सेक्शन 309 सबसेक्शन 4 वाला। लेकिन अगर इनको सेपरेटली देखें तो रॉबरी वाला ऑफेंस बन रहा है सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में जो पनिशेबल है, और वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट वाला पनिशेबल है सेक्शन 150 सबसेक्शन 2 में। तो जैसा कि ए को इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत सेपरेटली चार्ज लगा के कॉन्विक्ट किया जा सकता है, तो तब कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसेक्शन 4 का रोल आएगा और एक्यूज को इन सभी ऑफेंसेस के लिए एक साथ चार्ज करके एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकेगा। और जब भी मतलब कॉन्विक्शन ऐसे मामलों में पास होती है जो हमने इस सेक्शन में पढ़े, तो ध्यान रखना है सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का, क्योंकि उसके ऊपर ये जो सेक्शन अभी हमने पढ़ा सेक्शन 243 कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। सेक्शन 244 ये कह रहा है कि अगर समझ नहीं आ रहा है कि ऑफेंस कमिट कौन सा करा है, तो तब चार्ज किस हिसाब से लगाए। कह रहे हैं अगर सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट जो किए हैं कि उसने, वो एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं माइंड में कि कौन सा ऑफेंस करा होगा इसने, तो तब जो भी मतलब लग रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट करे हैं, वो सारे ऑफेंस का या उनमें से किसी एक ऑफेंस का या उनमें से किसी भी ऑफेंस का चार्ज लगा के एक्यूज को ट्राई किया जा सकता है। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि अल्टरनेटिवली उसके ऊपर उनमें से किसी भी ऑफेंस का चार्ज लगा सकते हैं कि उसने ये वाला किया है या फिर ये वाला किया है या फिर ये वाला किया, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्यूज है किसी ऐसे एक्ट का
जो कि या तो थेफ्ट वाला ऑफेंस है, या फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस है, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला ऑफेंस है, या फिर चीटिंग वाला ऑफेंस है। समझ ही नहीं आ रहा है। तो इन दैट सिचुएशन इन सभी ऑफेंसेस का एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है, या फिर इनमें से किसी भी ऑफेंस का लगाया जा सकता है चार्ज, या फिर इस तरीके से लगाया जा सकता है चार्ज कि उसने या तो ये किया है, 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 या तो ये किया है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जिस ऑफेंस का चार्ज लगाया गया वो ऑफेंस एविडेंस में नहीं रिवील हुआ डिफरेंट ऑफेंस जिसका सबसेक्शन 1 में चार्ज लगा सकते थे। एग्जांपल के लिए थेफ्ट या फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से किया कौन सा ऑफेंस है, तो सबसेक्शन 1 में क्या करा, सिर्फ थेफ्ट का चार्ज लगा दिया था। स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव किया, ये वाला चार्ज नहीं लगाया था, बट लगाया जा सकता था क्योंकि सबसेक्शन 1 कह रहा है कि सारों का लगा दो या फिर अल्टरनेटिवली लगा दो, है ना, बट थेफ्ट का ही लगाया था। एविडेंसेस ने प्रूव करा कि किया है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस जिसका चार्ज ऊपर लगाया जा सकता था, तो तब भले ही उसका चार्ज ना लगाया गया हो, स्टिल उस ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट करा जा सकता है। इतनी सी बात सेक्शन 244 में कह रखी है। सेक्शन 245 काफी सारी बातें बताता है। सबसे पहले ये कहता है कि अगर किसी ऑफेंस का किसी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज लगाया गया था, वो सेवरल पर्टिकुलर कंसिस्ट करता था और उनमें से ना कुछ ही प्रूफ हुए हैं, और जो प्रूफ हुए हैं उनकी वजह से डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है माइनर वाला। तो जो माइनर वाला ऑफेंस प्रूफ हो रहा है उसके लिए एक्यूज को कॉन्विक्ट करा जा सकता है, भले ही उस माइनर ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया गया था। एग्जाम्पल के लिए जो रॉबरी वाला ऑफेंस है वो डिकॉइटी वाले ऑफेंस का माइनर ऑफेंस माना जा सकता है। लाइक जैसे कि इनिशियली चार्ज लगाया गया था डिकॉइटी का, क्योंकि उस टाइम पे प्राइमा फेशी लग रहा था कि जो शामिल है लोग रॉबरी वाले ऑफेंस में वो 5 या 5 से ज्यादा हैं। तो जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी में शामिल होते हैं तो तब वो डिकॉइटी वाला ऑफेंस बन जाता है, इसलिए डिकॉइटी का चार्ज लगाया गया था। लेकिन जब ट्रायल चला, एविडेंसेस आए, उनसे प्रूव हुआ ये कि सिर्फ 4 ही लोग शामिल थे, तो ये तो 5 से कम हो रहा है, तो डिकॉइटी वाला ऑफेंस बन ही नहीं रहा है, बन रहा है रॉबरी वाला ऑफेंस, माइनर ऑफेंस। तो क्या हुआ, अगर रॉबरी वाले ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया गया था, लगाया गया था डिकॉइटी का, इसके बावजूद भी रॉबरी वाले ऑफेंस के लिए, इस माइनर ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो ऑफेंस का किसी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज लगाया गया और जब उस ऑफेंस के संबंध में ट्रायल वगैरह चला तो वहां पे जो तथ्य प्रूफ किए गए वो उस ऑफेंस को माइनर में तब्दील कर दिए हैं। भले ही उस माइनर ऑफेंस का चार्ज नहीं लगाया था, स्टिल अब उस माइनर ऑफेंस के लिए एक्यूज को कॉन्विक्ट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर का चार्ज लगाया गया था, एविडेंसेस शो ये करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड किया था, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि वो सेक्शन 101 के फर्स्ट एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है। जो डेथ कॉज करी गई थी वो करी गई थी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से। तो तब ये तथ्य क्या कर रहा है, मर्डर वाले ऑफेंस को कन्वर्ट कर रहा है ऐसे कल्पेबल होमिसाइड में जो कि मर्डर नहीं है। तो क्या हुआ, अगर इसका चार्ज नहीं लगाया गया था, स्टिल कल्पेबल होमिसाइड के लिए कॉन्विक्ट करा जा सकता है। एक और एग्जांपल देख लो, ए के ऊपर चार्ज लगता है कि उसने ग्रीवस हर्ट किया है और चार्ज लगता है अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। बाद में पता चलता है एविडेंसेस के थ्रू कि उसने ग्रीवस हर्ट करा था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से, इसलिए उसके ऊपर ये वाले सेक्शन का चार्ज नहीं लगना चाहिए, बल्कि लगना चाहिए लेसर ऑफेंस का चार्ज। ग्रीवस हर्ट जो किया जाता है ऑन ग्रेव, जो किया जाता है अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसके लिए कम पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। तो तब भले ही इसका चार्ज नहीं लगाया गया था, इसके लिए कॉन्विक्ट करा जा सकता है। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए एज अ प्रिंसिपल ऑफेंडर अगर चार्ज लगाया जाता है और कल के दिन प्रूफ ये होता है कि भाई उसने तो सिर्फ अटेम्प्ट करा था उसको कमिट करने का, तो क्या हुआ, अगर अटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगा था, स्टिल उस ऑफेंस को कमिट करने के अटेम्प्ट के लिए एक्यूज को कॉन्विक्ट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज के ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगाया गया था, बट प्रूफ ये होता है कि उसने थेफ्ट करा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने थेफ्ट करने का अटेम्प्ट किया। तो भले ही थेफ्ट करने के अटेम्प्ट के लिए उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया गया था, उसको थेफ्ट के अटेम्प्ट के लिए कॉन्विक्ट करा जा सकता है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि कॉन्विक्शन किसी माइनर ऑफेंस का तब नहीं किया जाएगा जब उस माइनर ऑफेंस के संबंध में प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए जो लीगल कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करी गई हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप मान के चलो, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए करी जाती है जो कि 2 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल होता है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 साल से कम के लिए पनिशेबल है तो तब अंडर सेक्शन 217 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस प्रोसिक्यूशन शुरू करवाने से पहले लेनी पड़ती है रिटन कंसेंट, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो मान के चलो कि पहले जो चार्ज लगाया गया था वो लगाया गया था ऐसे ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो 2 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है, बट तथ्य ये प्रूव करते हैं कि ये वो वाला ऑफेंस नहीं है, बल्कि 2 साल से कम के लिए पनिशमेंट के लिए जो लायबल है उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस है ये। तो ऐसे मामलों में जैसा कि सैंक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे माइनर ऑफेंस में जब ये तब्दील हो जा रहा है जिसके लिए सैंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये लीगल कंडीशन है फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग इन दैट पर्टिकुलर माइनर ऑफेंस। तो ऐसे माइनर ऑफेंस के संबंध में यहां पर कन्विक्शन पास नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 246 बीएनएसएस का ये कहता है कि यहां पर जो सिचुएशंस मेंशन है, इन सिचुएशंस में जो कोई भी सेवरल पर्संस फॉल हो रहे हैं उनके अगेंस्ट एक साथ चार्ज लगा के उनको एक साथ ट्राई किया जा सकता है। तो क्या क्या सिचुएशन है? अगर उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन में कोई ऑफेंस कमिट किया, या फिर डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, या फिर वो किसी ऑफेंस को कमिट करने में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, लाइक कुछ प्रिंसिपल ऑफेंडर है, कुछ अबेटर है, कुछ अटेम्प्टर है। इसके अलावा अगर मल्टीपल ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं सेम काइंड के विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242 ऑफ बीएनएसएस, और वो किए हैं उन्होंने जॉइंटली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, या फिर जो ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं वो थेफ्ट, एक्सटोर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, इनमें से कोई सा भी ऑफेंस है, और उसके साथ साथ वो एक्यूज हैं स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव रिटेन करने वाले ऑफेंस के, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी के निपटाए जाने में असिस्ट करने वाले ऑफेंस के, या उसको कंसील करने में असिस्ट करने वाले ऑफेंस के, या इनमें से किसी भी ऑफेंस के अबैटमेंट और अटेम्प्ट के अगर वो एक्यूज हैं। बीएनएस में थेफ्ट के लिए दे रखा है सेक्शन 303, एक्सटोर्शन के लिए दे रखा है सेक्शन 308, चीटिंग वाले ऑफेंस के लिए दे रखा है 318, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वाले ऑफेंस के लिए सेक्शन 314, स्टॉलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए दे रखा है सेक्शन 317, या फिर वो किए हैं ऑफेंसेस जो सेक्शन 317 ऑफ बीएनएस के सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 में मेंशन है, या इनमें से किसी में भी मेंशन है। किसके संबंध में? स्टॉलन प्रॉपर्टी के संबंध में, जिसका पोजेशन ट्रांसफर किया गया है बाय द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप पढ़ोगे ना सेक्शन 317 सबसेक्शन 1, वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉलन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। लास्टली क्लोज ये कह रहा है कि चैप्टर नंबर 10 में जो काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उनका अगर वो एक्यूज हैं और उसके साथ साथ सेम चैप्टर में सेम कॉइन के संबंध में अदर ऑफेंसेस के वो एक्यूज हैं, या उन ऑफेंसेस के वो अबैटमेंट और अटेम्प्ट के वो एक्यूज हैं, तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर है कि किन सिचुएशन में सेवरल पर्संस को भी एक साथ चार्ज करके ट्राई किया जा सकता है। और फिर जब ऐसा किया जाता है ना, जो भी हमने अभी तक प्रोविजन डिस्कस किए चैप्टर नंबर 18 के, वो भी उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर सेवरल पर्सन को सेपरेट ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है और जो कैटेगरी अभी हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कस करी उनमें से किसी भी कैटेगरी में वो फॉल नहीं हो रहे हैं, तो तब मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे पर्संस की रिटर्न एप्लीकेशन पर उनके जॉइंट ट्रायल का ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी तब जब वो इस चीज से सेटिस्फाई होते हैं कि ऐसा करने से किसी भी एक्यूज के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और जॉइंट ट्रायल करना जरूरी है। सेक्शन 247 बीएनएसएस का ये बताता है कि सेवरल चार्जेस अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट लगाए गए थे उनमें से कुछ ही के संबंध में कॉन्विक्शन हुआ है और कुछ रह गए हैं ऐसी के ऐसी, तो जो रह गए हैं उनके संबंध में कंप्लेनेंट या जो भी ऑफिसर प्रोसिक्यूशन संभाल रहा था यानी प्रोसिक्यूटर, वो क्या कर सकता है? कोर्ट से कंसेंट लेके उनको विड्रॉ कर सकता है। आपको मैंने सेक्शन 239 में बताया था ना ये चीज की, वहां पे चार्जेस को ऐड करा जा सकता है, ऑल्टर करा जा सकता है, लेकिन डिलीट नहीं करा जा सकता है, क्योंकि उनके संबंध में अब सीधे या तो कॉन्विक्शन आएगा या फिर आएगा एक्विटल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो विड्रॉल किया जा रहा है, जो चार्जेस के ऊपर कॉन्विक्शन नहीं हुआ है, वो इफेक्टिव हो रहा है एक्विटल की तरह। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी क्या कर सकती है, खुद से जो रह गए हैं चार्जेस उनके संबंध में जो इंक्वायरी और ट्रायल वो चला रही थी उसको स्टे कर सकती है। बट आगे एक्सेप्शन क्या कह रहा है, अगर जो कन्विक्शन जिन चार्जेस के संबंध में यहाँ पर पास कर दी गई थी वो बाद में सेटिस्फाइड हो जाती है, तो कन्विक्शन को सेटिस्फाइड करने वाली कोर्ट ने जो भी ऑर्डर देके रखा हुआ होगा उसके अधीन रहते हुए जो कोर्ट कन्विक्शन का ऑर्डर दी थी, वो जो चार्जेस विड्रॉ किए जा चुके हैं उनके संबंध में भी आगे इंक्वायरी या ट्रायल को फिर प्रोसीड कर सकती है। ओके,
तो ये हो गया आपका सेक्शन 247 कंप्लीट, जिसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 18 भी हो जाता है कंप्लीट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते हो ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।